हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 381 है, पार्ट नंबर 380 नहीं देखें आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला लिखा है, इन श्रृंखला में बताना है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक से क्या हो रहा है, यहाँ पर 6 हो रहा है, 6 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 13 हो रहा है, 13 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 22 हो रहा है, 22 ले क्या हो रहा है, यहाँ पर 33 हो रहा है, 33 ले आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में एक से क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, एक से क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, तो एक में क्या करेंगे, एक में अगर 5 को जोड़ देंगे तो कितना है, 6 आ जाएगा। और 6 से क्या लिख रहे हैं, 13 लिख रहे हैं, तो 6 में क्या करते हैं, 6 में आपको यहाँ पर देखिए 7 को जोड़ देते हैं, ठीक है, यानी 6 में क्या कर देंगे, 7 को जोड़ देंगे, कितना है यहाँ पर 13 आ जाएगा। 13 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 22 लिख रहे हैं, तो 13 में क्या करेंगे, 13 में आपको यहाँ पर 9 को जोड़ देंगे तो कितना है 22 आ जाएगा। और 22 ले क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 33 लिख रहे हैं, तो 22 में क्या करेंगे, 22 में आपको यहाँ पर 11 को जोड़ देंगे तो कितना का 33 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 33 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर नीचे ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है, यहाँ पर 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 11 दिख रहा है, यानी दो का अंतर रख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए 5 2 7 2 9 2 11, तो 11 2 कितना होता है, यहाँ पर 13 होता है, यानी 33 में क्या करेंगे, 33 में 13 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया, तो 3 3 कितना है 6 हो गया, और यहाँ पर 3 कितने का 4 आ गया, यानी 46 आ गया। यानी प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो 46 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी देखिए यहाँ पर 226 जो है ना आपको 213 से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 302 जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि 226 जो है ना आपको 213 से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए 226 को 213 से किस प्रकार से संबंधित है, तो 226 में क्या करें, 226 में आपको 13 को माइनस कर देंगे तो कितना है, यानी 213 जाएगा, ठीक है। 226 में क्या करेंगे, 13 को माइनस करेंगे तो 213 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या लिख रहे हैं, 300, यहाँ पर 302 लिखा है, तो 302 को क्या करेंगे, 302 को भी क्या करेंगे, 13 को माइनस करेंगे। जब यहाँ पर 13 को माइनस करेंगे 203 में तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 289 आ जाएगा। कितना क्या, यहाँ पर 289 हो जाएगा, यानी 302 जो है ना आपको यानी 289 से सम्मिलित हो जाएगा। तो 289 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए, इन चारों शब्द में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है, यानी विषम है, उसी को बताना है कि चारों शब्द में से कौन सा आपको एक विषम दिख रहा है। ठीक देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन को चारों को ध्यान से देखेंगे। ए में कह दिए आलू दिए, दूसरा में कह दिए टमाटर दिए, तीसरा में कह दिए अदरक दिए, और चौथा में कह दिए गाजर दिए। इन चारों शब्द में से आपको कौन सा विषम दिख रहा है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखने के बाद में इसमें क्या दिख रहा है, आलू हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, यानी अदरक हो गया, और यहाँ पर गाजर हो गया। इन तीनों क्या दिख रहे हैं, इन तीनों क्या दिख रहे हैं, तीनों आपको जमीन के क्या होता है, अंदर होता है। यहाँ पर देखिए लिखते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पर यानी जमीन हो गया, ठीक, यानी जमीन के, यहाँ पर जमीन के अंदर रखते हैं, ठीक है, करते हैं, यानी अंदर हो गया, क्या होता है, अंदर होता है। देखिए यहाँ पर आलू हो गया, अदरक हो गया, और यहाँ पर गाजर हो गया। इन तीनों क्या दिख रहे हैं, तीनों आपको एक समान दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जमीन के अंदर होता है, और यहाँ पर टमाटर क्या जमीन के अंदर होता है, नहीं होता है, यानी टमाटर जमीन के ऊपर होता है। तो क्या हो जाएगा, तीनों से यानी चारों शब्द में से आपको टमाटर क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि डेयर को यहाँ पर 28 के रूप में कूटबद्ध किया जाए तथा फेस को यानी 15 के रूप में कूटबद्ध किया जाए तो यहाँ पर हाइट को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर कि डेयर को 28 लिख रहा है, ठीक, किसी कूट भाषा में, यानी फेस को क्या लिख रहा है, 15 लिख रहा है। तो यहाँ पर बताना है कि हाइट को कैसे लिखेंगे, ठीक, यानी किस कूट भाषा में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करेगा, और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें कि डियर को 28 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, डी लिख रहा है, ठीक है, डी हो गया, ई हो गया, यहाँ पर आर हो गया,
ये यहाँ पर ए हो गया, ठीक है, यहाँ पर ए हो गया, फिर यहाँ पर आर हो जाएगा। इसको क्या लिख रहा है, इसको देखिए यहाँ पर 28 लिख रहा है। ये 28 किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर डी का स्थानीय मान कितने आता है, 4 पाता है। यहाँ पर ई का स्थानीय मान 5 पाता है, ए का स्थानीय मान यहाँ पर 1 होता है, और 18 का आर का स्थानीय मान कितने पाता है, 18 पाता है। अब देखिए अब क्या करेंगे, स्थानीय मान लिखेगा, इस सबको आपस में जोड़ लेते हैं, ठीक है। देखिए सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना क्या, 18 को 19 हो गया यहाँ पर देखिए, और 5 से और 9 को इन सबको जोड़ने के बाद में कितना आता है, यहाँ पर सबको जोड़ने के बाद में 28 आ जाएगा, कितना क्या 28 आएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर फेस को लिखेंगे, फेस को क्या लिख रहे हैं, फेस को आपको 15 के रूप में लिख रहा है। तो यहाँ पर एफ हो गया, यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर सी हो गया, और यहाँ पर ई हो गया। इनको भी क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए क्या लिख रहे हैं, 15 लिख रहे हैं, 15 लिख रहे हैं, ठीक। तो 15 किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एफ का स्थानीय मान कितने पाता है, एफ का स्थानीय मान 6 पाता है, ठीक है। ए का स्थानीय मान 1 पाता है, सी का स्थानीय मान 3 पाता है, और ई का स्थानीय मान 5 पाता है। इन सबको क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेते हैं। सबको आपस में जोड़ लेंगे तो कितना गया, देखिए यानी 6 दूनी के 12, 12 3 15, कितना क्या 15 का, यानी इसको भी जोड़ने पर कितना क्या 15 का। उसी प्रकार से क्या करेंगे, हाइट को भी जोड़ेंगे। देखिए हाइट को में क्या लिख रहा है, एच लिख रहा है, आई लिख रहा है, यहाँ पर जी लिख रहा है, और एच लिख रहा है, ठीक है। इसको क्या लिखेगा, इसको देखिए एच का स्थानीय मान कितने पाता है, 8 पाता है, आई का स्थानीय मान 9 पाता है, और जी का स्थानीय मान कितने पाता है, 7 पाता है, और यहाँ पर एच का स्थानीय मान 8 पाता है। इन सबको क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेते हैं, ठीक है। सबको आपस में जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, सबको आपस में जोड़ने के बाद में यहाँ पर 32 आ जाएगा, कितना है 32। यानी हाइट को क्या लिखेगा, तो हाइट को आपको 32 लिखेगा। तो 32 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन से संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें ये प्रश्न किस प्रकार से बनाया जा सकता है। देखिए या तो रो में बनाते हैं, या तो कॉलम में बनाते हैं, या तो जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए 6 लिख रहा है, 8 लिख रहा है, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी ये इस प्रकार से तो ज्ञात नहीं हो रहा है। इसके नीचे की तरफ देखेंगे, नीचे की तरफ दिख रहा है, यानी 6 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 10 दिख रहा है, इनसे से बड़ा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर तो 1 आ गया, ये बड़ा नहीं दिख रहा है। इसमें क्या करें, यानी रो में ज्ञात नहीं होगा, कॉलम में भी ज्ञात नहीं होगा। इसमें क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। क्या करेंगे, लॉजिक को लगाते हैं। लॉजिक को किस प्रकार से लगाएंगे, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर 10 लिख रहा है, 14 लिख रहा है, और 1 लिख रहे हैं। इन सबको आपस में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। क्या करेंगे, इसको आपस में सबको जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबको आपस में जोड़ लेते हैं। सबको जोड़ने के बाद में कितना गया, देखिए 14 में यहाँ पर क्या लिखते हैं, 14 में 1 को जोड़ देंगे तो कितना गया, यहाँ पर देखिए 25 आ जाएगा, कितना गया 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 10 को 14 को यहाँ पर 1 को जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 9 को, और यहाँ पर 13 को, यहाँ पर सबको जोड़ेंगे। देखिए 9 को, 3 को, 13 को जोड़ने के बाद में यहाँ पर कितना गया, तो यहाँ पर भी 25 आएगा, कितना गया 25 आ जाएगा, कितना क्या 25 आएगा। यानी क्या इसका समझ में क्या आ रहा है कि सबको जोड़ने पर क्या आ रहा है, 25 आ रहा है। यानी इसको मतलब कि यहाँ पर 6 को और 8 को इनको आपस में जोड़ लेंगे, और इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या को रखेंगे कि जोड़ने पर 25 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर कितना गया, तो 6 दूनी के कितना आता है, यहाँ पर 12 हो गया, 12 दू कितना गया 14 गया, यहाँ पर कितना रहा 14 आ रहा है। तो 14 में क्या जोड़ेंगे कि यहाँ पर 25 आ जाएगा। देखिए 14 में 11 को जोड़ लेंगे तो कितना गया, यहाँ पर 4 1 5 हो गया, और यहाँ पर 2 हो गया, कितना गया 25 आ गया। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। प्रश्नवाचक के चिन्ह पर 11 हो जाएगा। यहीं पर सब यानी 6 को 8 को 11 को जोड़ने के बाद में कितना गया 25 आ गया। देखिए तीनों में 25 आ रहा है ना, तीनों में 25 आ रहा है। यानी इसका मतलब क्या होगा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पर 11 हो जाएगा। तो 11 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें बोल रहा है कि नितिन का स्थान कक्षा में यानी 10वां ऊपर से तथा यानी 28वां नीचे से आता है यानी आया है, तो कक्षा में कितने छात्र हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ बोल रहा है कि नितिन है, ठीक, नितिन एक स्थान यानी नितिन जो है ना एक कक्षा में यानी उसका स्थान ऊपर से क्या है 10वां है, ऊपर से क्या है 10वां है। देखिए ऊपर से 10वां है। अब तथा यानी 28वां नीचे से आया है, यानी 28वां क्या है नीचे से, यानी 28वां स्थान किधर से है, नीचे से आया है, ठीक है। अब बोल रहा है कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, बोल रहा है कि कुल कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। जब छात्र पूछेगा तो यहाँ पर क्या करें, इनको आपस में जोड़कर यहाँ पर 1 माइनस कर लेंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं,
इनको आपस में सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 38 होगा। कितना का 38 हो जाएगा। और 38 में से क्या करेंगे, एक को मैनेज कर लेंगे तो यहाँ पर कितना का यानी 37 होगा। कितना का 37 हो जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो यहाँ पर 37 को छात्र हैं। तो 37 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको संबंधित नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी महिला जो है ना आपको स्त्रीलिंग से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से पुरुष को बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो महिला है ना आपको स्त्रीलिंग से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए महिला क्या होता है, स्त्रीलिंग होती है। यहाँ पर होती है लिख लेते हैं, ठीक है, यानी होती हैं। जिस प्रकार से महिला का एक स्त्रीलिंग होती है उसी प्रकार से पुरुष जो है ना पुरुष एक क्या होता है, यानी होता है। ठीक पुरुष एक क्या होता है, तो पुरुष एक पुल्लिंग होता है। क्या होता है, यानी पुल्लिंग होता है। ठीक है, होता है पुल्लिंग होता है। तो यहाँ पर कहेंगे यानी पुलिंग को रखेंगे। ठीक है, क्या होता है, पुलिंग होता है। क्या होता है, पुलिंग होता है। देखिए जिस प्रकार से महिला एक स्त्रीलिंग होती है उसी प्रकार से पुरुष क्या होता है, एक पुलिंग होता है। क्या होता है, पुलिंग होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुलिंग हो जाएगा। तो पुलिंग को देखेंगे किस ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। विपरीत कौन सा अंक होगा। देखिए एक ही पासे का आपको यहाँ पर 3 स्थितियां दर्शाया गया है। इसमें पूछ रहा है कि 4 अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा। देखिए तो यहाँ पर तीनों स्थितियां में क्या करेंगे कि आपको एक अंक को एक समान दिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इसमें एक दिख रहा है, इसमें एक दिख रहा है, यानी एक का विपरीत क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर एक हो गया। ठीक, एक का विपरीत यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है, यहाँ पर विपरीत होगा। क्या होगा, यहाँ पर विपरीत होता है। ठीक है, यानी विपरीत। जब एक और एक क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, यानी एक समान मिल रहा है, यानी कॉमन हो गया। इनको कॉमन लेने के बाद इसमें क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। यहाँ से घड़ी की दिशा में होंगे तो 4 हो गया। कितना गया, देखिए 4 आ गया। तो 4 हो गया, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर भी घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 4 के बाद में यहाँ पर 6 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद में फिर 4 को भी क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो यहाँ पर क्या आ गया, 4 के बाद में 2 आ गया। कि 2 आ गया, और 2 के बाद में यहाँ पर देखिए इस स्थिति में भी क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो घड़ी की दिशा में घुमाने के बाद में यहाँ पर 5 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर हो गया। अब क्या पूछ रहा है, आपको 4 पूछ रहा है कि 4 अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी 4 के विपरीत क्या दिख रहा है, तो 4 के विपरीत देखिए यहाँ पर 6 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। तो 4 के विपरीत क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द यानी पति, पत्नी और परिवार, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में सबसे एक यानी कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर पति, पत्नी और परिवार में से कॉमन कौन सा मिल रहा है, तो सबसे यानी कॉमन क्या मिल रहा है, परिवार मिल रहा है। परिवार के अंदर में ही पति पत्नी दोनों आते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा यहाँ पर परिवार होगा। क्या होगा, यहाँ पर यानी परिवार होगा। ठीक है, परिवार के अंदर में ही आपको कहते हैं पत्नी भी आते हैं और यहाँ पर पति भी आते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का आपका वेन डायग्राम बनेगा। ये क्या बनेगा, पी लिखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी पति हो जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार से पत्नी हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पर पत्नी हो गए। देखिए ये आपस में किस प्रकार से संबंधित है, यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, परिवार दिख रहा है, यानी परिवार के अंदर में ही पत्नी भी आती है, परिवार के अंदर में यहाँ पर पति भी आता है। कहते हैं पति भी आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी पति पत्नी आपस में इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, यानी अलग अलग हो जाएगा, परिवार के अंदर में ही क्या होगा, अलग अलग होगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए एक घड़ी में घंटे की सुई प्रातः 8 बजे से 2 बजे यानी दोपहर 2 बजे तक यानी कितने डिग्री का कोण बना देगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक घड़ी में यानी घंटे की सुई जो है ना वो प्रातः 8 बजे से यानी दोपहर 2 बजे तक कितने डिग्री का कोण बना देगी। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि देखिए 8 बजे से लेकर यहाँ पर 8 बजे से लेकर यानी 2 बजे तक, ठीक 8 बजे से लेकर 2 बजे तक यानी कितने डिग्री का कोण बनाएंगे। यानी क्या पूछ रहा है, घंटे की सुई जो है ना वो कितने डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने समय लग रहा है। देखिए 8 के बाद में यहाँ पर क्या होगा,
9 हो गया, 10 हो गया, यहाँ पर 11 हो गया, यहाँ पर 12 हो गया, यहाँ पर कितना है, एक आ गया और एक क्या है, 2 है। देखिए 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, यहाँ पर 5 घंटा, 6 घंटा, कितना क्या, यहाँ पर 6 घंटा दिख रहा है। यानी देखिए यहाँ पर कितना दिख रहा है, 6 घंटा दिख रहा है, क्या है, 6 घंटा है। देखिए यहाँ पर 8 बजे से लेकर यहाँ 2 बजे तक जाने में कितना घंटा लग रहा है, 6 घंटा लग रहा है। ये कितना घंटा है, यानी 6 घंटा लग रहा है। तो 6 में क्या करें, यहाँ पर 6 घंटा दिया है तो 6 हो जाएगा, और 6 में क्या करेंगे, 30 ले गुना करते हैं। एक फॉर्मूला होता है, कहते हैं एक फॉर्मूला होता है, यानी जितने देखिए, यानी 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक के कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो यहाँ पर 6 घंटे का कितना, 8 बजे से लेकर 2 बजे तक कितने घंटे हुआ, 6 घंटा। 6 घंटा में क्या करेंगे, 30 डिग्री से गुना कर लेंगे, 30 डिग्री से गुना कर लेंगे। जब 30 डिग्री से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 36 18 गया, यानी 180 डिग्री आएगा, कितना का, 180 डिग्री बनाएगा। यानी एक घंटे, देखिए यानी घंटे की सुई जो 8 बजे से लेकर 2 बजे तक के यानी कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। 180 डिग्री देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन से चिन्हों की अदला बदली का समीकरण को सही बनाएगी। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको एक समीकरण लिख रहा है, इन समीकरण में बता रहा है कि यहाँ पर निम्न में से कौन से चिन्हों की अदला बदली यानी समीकरणों को सही बनाएगी। यानी यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर जो नीचे एक समीकरण लिख रहा है, इन समीकरण में इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आप चिन्ह को अदल बदल कर देंगे कि समीकरण सही बन जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि समीकरण को कौन से चिन्ह को बदलने पर समीकरण सही बन जाएगा। यानी ऑप्शन ए को देखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस को रखेंगे, यहाँ पर माइनस को रखेंगे, क्या इसको 48 आ जाएगा बराबर में, नहीं आ रहा है। देखिए ऑप्शन बी को देखते हैं, ऑप्शन बी में क्या करते हैं, ऑप्शन बी में क्या लिख रहे हैं, प्लस लिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्लस को चिन्ह रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 3 7 हो गया, और यहाँ पर 7 4 कितना का 11 गया, यहाँ पर नहीं आ रहा है 48। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर नहीं हो रहा है, यानी सी को देखिए तो सी में क्या करते हैं, यहाँ पर गुना रखेंगे, यहाँ पर प्लस रखेंगे, तो चढ़ते ही 12, और 12 में 4 जोड़ देंगे तो 16 गए, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं ऑप्शन डी को देखेंगे, ऑप्शन डी में क्या दिख रहा है, ऑप्शन डी में आप देखिए यहाँ पर गुना गुना दिख रहा है, क्या दिख रहा है, देखिए गुना यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर गुना हो जाएगा, इनको क्या करते हैं, गुना करते हैं। देखिए तो यहाँ पर 4 गुने कितना है, 3, यानी 4 गुने 3 हो गया, फिर गुने कितना का 4 आ गया। देखिए तो चढ़ती ही 12 हो गया, अब 12 में 4 से गुना करने कितना है, बर चौके 48 आएगा। देखिए 48 आएगा, यानी कि चिन्हों को बदलने के बाद में समीकरण सही हो गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी डी को क्या करेंगे, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए यहाँ पर कथन दिया और निष्कर्ष दिया है, कथन के आधार पर क्या होता है, डायग्राम को बनाते हैं, और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले कथन देखते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। कथन को क्या बोल रहा है कि 1 नंबर पर क्या दिए, यहाँ पर ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, बोल रहा है कि कथन बोल रहा है कि ईमानदारी जो है ना वो सबसे अच्छी नीति है, यहाँ पर कथन बोल रहा था, ठीक है। अब निष्कर्ष को देखते हैं, निष्कर्ष क्या बोल रहा है, यानी पहला बोल रहा है कि सबसे यानी सबको ईमानदारी होना चाहिए, ये सही बोल रहा है कि सबको ईमानदारी होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर सही बोल रहा है। अब दूसरा में क्या बोल रहा है कि केवल कुछ लोगों को ईमानदार होना चाहिए, यानी कुछ लोगों को तो नहीं, सभी लोगों को क्या होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। तो यहाँ पर कथन क्या बोल रहा है कि सभी, देखिए ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ईमानदारी क्या है, सबसे अच्छी नीति है। लेकिन यहाँ पर निष्कर्ष बोल रहा है कि सबको यानी सबको ईमानदार होना चाहिए, ये सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। लेकिन दूसरा में क्या बोल रहा है, केवल कुछ लोगों को ईमानदार होना चाहिए, यानी कुछ नहीं सभी लोगों को होना चाहिए, ये गलत बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, पहला आपको सही हो जाएगा, यानी क्या बोल रहा है, यानी केवल निष्कर्ष 1 सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।